हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्लास में असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसका हम लोग रिविज़न कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने के दौरान जो भी बच्चे को दिक्कत है, कमियां है, परेशानी है, अगर हम उसको सुलझाते हुए बच्चे को शिक्षा दे तो वो क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक टीचर बच्चों से क्या कहता है, इतना पढ़ा नहीं है तो लोग समझ में आई ला, तो बच्चा सब क्या कहता है, कुछ बच्चे कहता है हाँ सर ठीक है सर समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे का ना सर हाँ बताइए हमारा फिर नहीं समझ में आई, तो टीचर क्या करता है, फिर से उस बच्चे को बताता है। ठीक है, और जब बचाने के बाद फिर से पूछता है आप समझ में आ बोला, तो बच्चा सब क्या बोलता है, हाँ सर आप समझ में अब आगे बढ़िए। फिर टीचर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। इसके बाद वो बच्चों से पूछता है कि अब बताओ तुम लोगों को कौन चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, वही चीज़ हम पढ़ाएंगे। फिर बच्चा बताता है कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर टीचर उसको पढ़ाता है। ठीक है, जब इसके बाद क्या होता है, फिर बच्चा भी मतलब पूछता है सर से कि सर हमको यहाँ यहाँ दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो टीचर क्या करता है उसको समझाते हुए आगे बढ़ता है। यानी कि इसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का आकलन होता है, बच्चे को जो भी दिक्कत है, कमियां हैं, उन सबको सुधारते हुए टीचर बच्चे को शिक्षा देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, यह साल के अंत में होने वाला असेसमेंट है। इसमें बच्चों का कैसे असेसमेंट होता है, यह देखिए ये भी एक प्रकार का आकलन है, लेकिन ये आकलन कैसे होता है, साल के अंत में। जैसे कि आप लोग का फाइनल एग्जाम होता है मार्च अप्रैल में, तो वो क्या होता है, वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। उसमें क्या होता है, एक बच्चे को पेपर दे दिया जाता है, एक पेन दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें होता है कि लो अपना तुम एग्जाम दो। अगर बच्चा एक साल मेहनत किया है, पढ़ा है, उसने कुछ सीखा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्जाम पास कर जाएगा। और जो बच्चा नहीं सीख पाया है, नहीं पढ़ पाया, नहीं उसको समझ में आया, वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से असेसमेंट हो जाता है कि जो पास हो गया है वो पढ़ा है, और जो फेल हो गया वो नहीं पढ़ा, यानी कि कमजोर बालक है। इस तरह असेसमेंट हो जाता है। तो ये आपका जो समेटिव असेसमेंट है, ये आपका निगेटिव है। समेटिव असेसमेंट अगर आपका ऑप्शन में आए तो समझ जाइएगा वो निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, और इस फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। और ये क्या है, समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, तो ये आपका मतलब पेपर पेन ये टेस्ट है, इसमें लर्निंग को इम्प्रूव नहीं किया जाता। इसमें बस देखा जाता है कि जो एक साल बच्चे ने जो पढ़ा, अगर वो पढ़ा है तो पास हो जाएगा एग्जाम, और नहीं तो फिर वो उसी क्लास में रह जाएगा। ये इस तरह से असेसमेंट होता है बच्चों का। ठीक है, तो ऐसे समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये आपका निगेटिव है। इसके बाद बढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। तो हमने कैसे बताया था, ऑफ मतलब क्या होता है, का, यानी कि हम कैसे याद करेंगे, यानी कि साल का अंतिम एग्जाम, साल का, तो साल का अंतिम एग्जाम कौन होता है, समेटिव। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये समेटिव असेसमेंट और ऑफ, ये क्या है, ये दोनों निगेटिव वर्ड है। अगर आपको आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो समझिएगा कि यह अधिगम का कह रहा है आकलन, अधिगम का आकलन, यानी कह सकते हैं कि साल का आकलन है, साल का। ठीक है, तो ये आपका ऑफ और समेटिव ये एक में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था फोर, तो इसे हमने कैसे याद करा था, फॉर्मेटिव इज इक्वल टू फोर, फोर से फॉर्मेटिव, यानी कि अगर आता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बच्चे को पढ़ते पढ़ाते हमें सिखाना है। जो उस बच्चे को नहीं आ रहा है, उसको प्रॉब्लम को, उसकी कठिनाई को, उसको कहाँ दिक्कत है, उन सबको सुलझाते हुए पढ़ना है, और फिर बच्चों को सिखाना है। सिखाने के दौरान क्या होता है, अगर सिखा रहे हैं फिर बच्चों को प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी कि लर्निंग की जो प्रोसेस है ना, वो आपका लाइफ टाइम चलती है। तो असेसमेंट की प्रोसेस भी लाइफ टाइम चलती है, तो ये इसमें आ जाएगा फोर में, समझ गया। इसके बाद हम समझते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एज मतलब हम कैसे याद करते हैं, देखो एज ए फ्रेंड हम कैसे बोलते हैं, एज ए फ्रेंड। एज ए फ्रेंड का मतलब यहाँ पर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एज में आ गया, इसमें आपका पीयर आ गया, यानी कि पीयर यानी क्लासमेट आ गया, आपके फ्रेंड्स आ गए। ठीक है, आपके फ्रेंड्स आ गए, और इसमें आप सेल्फ आ गए। तो इसे आप याद रखिएगा, कैसे बोलते हैं, आप दोस्तों को क्या बोलते हैं, एज ए फ्रेंड के रूप में रहो। ये हो गया, यानी कि आपका इसमें फ्रेंड आ गया। और यहाँ पर जो सेल्फ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एज का मतलब ए एस लगा है, तो यहाँ पर भी हो सकता है एस लगा है, यानी कि सेल्फ, यानी कि आप स्वयं का आकलन करें। अब आप स्वयं का आकलन कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए आपको कुछ चीज़ याद करने के लिए मिला है, ठीक है, तो आप उसको याद कर रहे हैं इसे ऐसे। ठीक है, इसके बाद कहेंगे देख रहे हैं हमको याद है कि नहीं, तो आप क्या करते हैं, ऐसे कॉपी ले लेते हैं, ऐसे कॉपी पर हाथ रख लेते हैं, और फिर अपना याद करते रहते हैं। फिर जहाँ बुलाएंगे तो कहेंगे इसके आगे क्या था, ऐसे तुरंत उघार के देख लेंगे, हाँ फिर से याद करेंगे, फिर से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आकलन करते हैं कि हमको कितना याद है। इसके बाद बात करते हैं पीयर, यानी कि फ्रेंड्स को कैसे करते हैं। आप दोस्तों को क्या बोलते हैं, इतनी बार कॉपी हमसे पूछो, लो मेरा कॉपी थोड़ा सा हमसे पूछो तो हमको याद है कि नहीं प्लीज़। तो आपका दोस्त भी आपसे पूछता है, ठीक है,
तो ये क्या होता है, आपके दोस्त के थ्रू आपका आकलन हो गया, आप खुद से अपना आकलन कर लिए, तो ये क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। अब हम समझेंगे असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर इन मतलब क्या होता है, में, यानी कि अधिगम में आकलन, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे कि इसमें आपका अधिगम होते होते आपका आकलन हो जाता है। कैसे, देखिए एनसीईआरटी का बुक देखें आप, उसमें क्या होता है, जहाँ तहाँ ऐसे ऐसे आप ऐसे अंडरलाइन बनाकर इसमें प्रश्न लिखा रहता है, ठीक है। आप बुक शुरू से रीडिंग करते आ रहे हैं, देखेंगे कैसे गोल घेरा बनाकर इसमें प्रश्न लिखा है, तो सोचते हैं कि चलो यो प्रश्नों को देख लेते क्या लिखा है। तो आप अपने से उस प्रश्न को पढ़ेंगे और आपको उत्तर याद आता है, तुरंत कहेंगे हाँ हाँ। और फिर अगर उत्तर नहीं आता तो कहेंगे एक और प्रश्न ऊपर से आता पढ़नी है, फिर से आप किताब पढ़ेंगे। यानी कि आप इस तरह से अपना आकलन कर लेते हैं। पढ़ते पढ़ते ही आपका आकलन किस में हो जाता है, अधिगम में, यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग में हो जाता है, ठीक है। 4 में क्या होता है, पढ़ाई के दौरान आपका लर्निंग हो गया, इसमें टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है। और समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, समेटिव असेसमेंट साल के अंत में, और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग आ गया, यानी कि साल का अंतिम एग्जाम, ऐसे मैंने याद करवा दिया था। और यहाँ पर एज मतलब समझ गए, एज ए फ्रेंड, यानी कि पीयर्स मेट्स आ जाएंगे, आपके फ्रेंड आ जाएंगे, और सेल्फ आप आ जाएंगे, ठीक है। और इन में तो आप देख लें कि क्वेश्चन आपको बुक में दिया रहता है, उस तरह से आपका अधिगम हो जाता है, ठीक है। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और रिमीडियल टीचिंग। यहाँ पर देखिए असेसमेंट लगा है, यहाँ पर आप टीचिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने या कभी कभी असेसमेंट भी दे देता, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर असेसमेंट लिखा है। देखिए रिमीडियल, इसको क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक टीचिंग भी बोल सकते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर बस हम थोड़ा ऊपरी तौर पर भी बता देते हैं कि देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है। इसमें बच्चे की कमियों को पता लगाया जाता है, बच्चे को कहाँ कठिनाई है, बच्चा कहाँ पर असफल हो जा रहा है, कहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों बार बार फेल हो रहा है, उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। ये सब का पता किस में लगाया जाता है, इसमें लगाया जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में, ठीक है, डायग्नोस्टिक में। इसके बाद क्या होता है, अगर हमको इस सब के बारे में पता हो गया तो भाई टीचर होने के नाते हम इसका उपचार करेंगे, इसका समाधान निकालेंगे, तो हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, यानी कि बच्चे की कमियों को दूर करेंगे, ठीक है, कि इसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता था, उस कमी को दूर करेंगे, ठीक है। और नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को जहाँ समस्या है उसका समाधान करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, ये उपचारात्मक शिक्षण में आ गया, ठीक है। तो दोनों देखिए, यहाँ पर बच्चे की कमियों को पता लगाएंगे और यहाँ उपचार करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट भी क्या था, हम बच्चे को सिखाएंगे और बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है उसको बताते चलेंगे। तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों डायग्नोस्टिक असेसमेंट और रेमेडियल टीचिंग, ये दोनों आपके क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं यह आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। पढ़ते पढ़ाते सीखना सिखाना और बच्चे की समस्याओं को समाधान करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया और बोलता है कि देखिए डॉक्टर साहब हमको पता नहीं है हमको क्या दिक्कत है, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए। डॉक्टर उसको चेकअप करता है तो देखता है कि उसको लीवर प्रॉब्लम है, उसको बुखार है, उसको पेट में प्रॉब्लम है, बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है डॉक्टर, क्या कर रहा है, उसका निदान कर रहा है, उसको डायग्नोस कर रहा है कि क्या दिक्कत है इसको, ठीक है। उसके पूरे बॉडी को डायग्नोस किया कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अब क्या करेगा, उसको रेमेडियल करेगा, उपचार करेगा। बीमार व्यक्ति है तो भाई उसका उपचार करेगा, तो उपचार में क्या करेगा, कहेगा लीवर आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, इसके बाद पेट का दर्द है तो आप पेट की दवा खा लीजिए, आपको बुखार है तो बुखार की दवा खा लीजिए। तो ये सब क्या करेगा, उसमें उपचार करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए। अब हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। देखिए यहाँ कह रहा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट में कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ही डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है नेचर में। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें भी क्या है, आपको बच्चे की समस्या को समझना है, दिक्कत को समझना है, उसकी असफलता का कारण को समझना है, बच्चा क्यों चुपचाप है, इन सभी परिस्थितियों को इसमें समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कारण जानना, बच्चे की कमियों का, कठिनाइयों का, असफलताओं का पता लगाना। डायग्नोस्टिक का मतलब ये क्या हो गया, डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया, हमें बच्चों की कमियों का पता लगाना है कि बच्चे में क्या कमी है, क्यों फेल हो जा रहा है, क्या वजह है। इसके बाद उसकी कठिनाई का पता लगाना है कि क्या ऐसी उसकी कठिनाई है कि ये चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, वो बार बार क्यों एग्जाम में असफल हो जा रहा है। जैसे कि मान लेते किसी बच्चे का 100 में 0 आ गया, टीचर भी सोच में जाए ऐसा क्या इसको दिक्कत है कि ये नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या मेरे पढ़ाने के तरीका में प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे चीज़ों का इसमें क्या होता है, पता लगाया जाता है। जैसे कि देखिए इसमें बताया गया है डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कारण जानना, बच्चे की प्रॉब्लम की, बच्चे में क्या कमियां हैं, क्यों बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे को कहाँ कठिनाई महसूस हो रही है, असफलता का पता है, बच्चा बार बार क्यों असफल हो जा रहा है, इन्हीं सब का पता इसमें लगाया जाता है निदानात्मक प्रशिक्षण में, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में, ठीक है। इसमें एक और पता है, देखिए
टीचिंग लर्निंग गैप का पता लगाना डायग्नोसिस असेसमेंट होता है। अब टीचिंग लर्निंग गैप क्या होता है? जैसे कि टीचर ने अपना 100% लगाकर पढ़ाया है तो और बच्चा ने कितना सीखा, मान लेते हैं 20% सीखा। देखिए जैसे कि इसको समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि टीचर ने अपना 100% लगाया, ठीक है, उसने अपना 100% देकर पढ़ाया है, लेकिन बच्चा 20% ही समझ पाया, ठीक है। तो इन दोनों के जो गैप है ना, इन दोनों का जो गैप दिख रहा है, इसी का पता लगाना क्या होता है? डायग्नोसिस होता है। यानी कि टीचर ने तो अपना 100% पढ़ाया, टीचर ने अच्छा पढ़ाया, लेकिन बच्चा कितना सीखा है, कहाँ सीखने में, अगर उसने 100% पढ़ाया तो 100% सीखा है तो मतलब बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीचर ने अगर 100% पढ़ाया और बच्चा ने अगर 20% 30% ही सीखा, तो टीचर को पता लगाना है कि क्यों इसने इतना कम सीखा है, कहाँ मेरे समझाने के तरीका में दिक्कत है, क्यों इसको समझ में नहीं आ रही, इसको कहाँ कठिनाई महसूस हो रही है। तो यही है इन दोनों के गैप, यानी कि टीचर और लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के बीच के गैप क्या होता है? गैप का पता लगाना ही क्या होता है? डायग्नोसिस होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनलिमिटेड तरीक़ों से पता लगाना कि बच्चों में कहाँ कमी है। अनलिमिटेड तरीके से पता लगाया जाता है कि बच्चों में कहाँ कमी है, एक तरीके से नहीं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं, तो देख रहे हैं कि बच्चा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उससे पूछेंगे क्या दिक्कत है बाबू, क्यों नहीं कर पा रहे हो, कहीं दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से उसके पता लगाएंगे, फिर वो बताएगा कि हमको नहीं आता है प्रोजेक्ट बनाने, हमको दिक्कत है, तो ये सब वो बताएगा। इसके बाद क्या करें, हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे कि वो बच्चा क्यों इतना चुपचाप रहता है क्लास में। फिर जाकर हम उससे पूछेंगे तुम में कोई दिक्कत है, कुछ महसूस मतलब कुछ कमी है क्या, तुम नहीं बोल रहे हो सबसे। इस तरह से ऑब्जर्वेशन से पता लगाएंगे। अगर हम कोई एक्टिविटी कराते हैं और बच्चा कहता है कि हमें उसमें भाग नहीं लेना है, तो हमें इससे भी पूछना है कि क्या दिक्कत है तुमको, इसमें खेलने कूदने में मन नहीं लगता। यानी कि हर तरह से हम बच्चे की प्रॉब्लम की पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए अनलिमिटेड तरीका से बच्चों के अनलिमिटेड तरीका से पता लगाना कि बच्चों में कहाँ कमी है, ठीक है। पढ़ने के दौरान भी बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, उससे नहीं बन पा रहा है, कुछ भी मैथ नहीं आ रहा है, तो इन सब का पता लगाना क्या होता है? डायग्नोसिस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायग्नोसिस असेसमेंट, यानी कि यह क्या होता है? निदानात्मक प्रशिक्षण। ये क्या है? तो इसमें हमें बच्चों की कमियों का पता लगाना है, बच्चे की कहाँ कमी है कि वो नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे को क्या कठिनाई है, बच्चा बार बार क्यों असफल हो जा रहा है, इन सभी कारणों का पता लगाना है। साथ ही साथ कि अगर हम बच्चे को सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, अगर हम अपना सभी एफर्ट लगा रहे हैं पढ़ाने में 100%, तो आप क्यों नहीं सीख पा रहे, आपको क्या दिक्कत है, क्या समझने में दिक्कत है, इन सब कारणों का पता किस में लगाया जाता है? आपका डायग्नोसिस असेसमेंट में, ठीक है। आप देखिए इसके बाद आता है आपका रिमेडियल टीचिंग। इसको क्या होता है? उपचारात्मक। यहाँ दे दिए ना उपचारात्मक, यानी कि उपचार करना। किसका उपचार करना? बच्चे की कमियों की, बच्चे की असफलताओं की, बच्चों की कठिनाइयों की क्या करना है? हमको उपचार करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि सिखाने में जो कमी रह गई उस कमी को सुधारना, जैसी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अगर आप कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि नहीं मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपने जो पढ़ा है हमको कुछ नहीं बुझाया, तो हमें क्या करना, अब हमने आपका क्या किया? निदान किया कि ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने पढ़ाने के तौर तरीके में सुधार लाना होगा, कि हम ऐसा पढ़ाएं कि आपको बहुत जल्दी समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। यानी कि आप देखिए सिखाने में जो हमसे कमी रह गई है उस कमी को पहले तो हम सुधारेंगे। पहले हम अपनी कमी देखेंगे, क्या हम गलत पढ़ा रहे थे, क्या हम अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पढ़ाने से बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो इन सब को, अपनी कमियों को पहले हम पता लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, जैसी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाना शुरू करेंगे। यानी कि आपको जैसी आवश्यकता हो, आपको लगता है कि मैम वीडियो के थ्रू पढ़ाइए, आपको लगता है कि मैम ये ग्राफ के थ्रू पढ़ाइए, तो आपकी जैसी आवश्यकता हो उसी तरीक़ा से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि हम आपका उपचार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कह रहे हैं कि क्रिएटिव टीचिंग, यानी कि पढ़ाने के अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अब आपको समझ में रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने टीचिंग को सुधारना है। हम सोचेंगे कि बच्चे को शायद लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे को बाहरी वातावरण में ले जाएंगे, वहाँ पर उसको बताएंगे, पढ़ाएंगे। बच्चे को टीएलएम के थ्रू पढ़ाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितना है उसके थ्रू, ऑडियो से पढ़ाएंगे, वीडियो से पढ़ाएंगे, ग्राफ बनाकर पढ़ाएंगे, मतलब हर तरह की एक्टिविटी कराकर पढ़ाएंगे ताकि बच्चे को समझ में आए, ठीक है। उसको सभी प्रॉब्लम जो भी उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है उन सब प्रॉब्लम का हमें क्या करना है, उपचार करना है, ताकि बच्चे को समझ में आए, बच्चा पढ़ाई में उसका मन लगना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं क्रिएटिव टीचिंग, मतलब पढ़ाने के अलग अलग तरीक़ों का यूज करेंगे। इसके बाद हो गया
है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि बच्चों के कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना, दोबारा से पढ़ाना या समझाना। जैसे कि हमें आपकी कमियों को हमें आपकी कमियां मालूम चल गई कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम पहले अपने आपके जो हम में कमी रह गई उसको सुधारेंगे। फिर हम सोचेंगे कि आपकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाएंगे। फिर सोचेंगे आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम अलग अलग प्रकार के क्या करेंगे, तरीका यूज करेंगे आपको पढ़ाने के लिए। इसके बाद जो आप में जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि आप में जो कमी है, ठीक है, उसका हमें पता चल गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे तरीक़ा से पढ़ाएंगे इसको, और अलग तरीक़ा से पढ़ाएंगे, या फिर हम आपको अलग से समझाएंगे कि क्या दिक्कत है, उसके थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है जो बच्चों को नहीं कुछ कभी स्कूल में समझ में आता है उसके लिए अलग रिमेडियल टीचिंग होती है। यानी क्या होता है, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण, अलग से रिमेडियल कहता लोग ना, जब रिमेडियल टीचिंग का बिल आएगा ना तो तुम समझ लेना, तुमको जो भी दिक्कत हो आकर वहाँ पर बताना। ठीक है, तो यही होता है आपका रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण, जो सप्ताह में 1-2 अंतिम पीरियड में या लास्ट में कराया जाता है कि बच्चे को एक सप्ताह में जो भी दिक्कत आई हो वो इस क्लास में आकर अपनी दिक्कत का मतलब अपनी प्रॉब्लम का समाधान करेगा। ठीक है, यही होता है रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको आपकी भाषा में लिख दिया है कि देखिए डायग्नोस्टिक में एग्जैक्टली कहाँ कमी रह गई है, क्या प्रॉब्लम है बच्चों में, ये पता लगाना और उस प्रॉब्लम पर फोकस करते हुए किसी नए तरीके से उदाहरण देकर पढ़ाना ही रिमेडियल टीचिंग है। पहले हम बच्चों को डायग्नोस करेंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ इसको कठिनाई महसूस हो रही है, क्यों बार बार यह सफल हो जा रहा है, क्या वजह है, इसका हमने पता लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बच्चे को क्या करेंगे, नए नए तरीक़ों से पढ़ाएंगे, उदाहरण देकर पढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम पर हम फोकस करेंगे। तो ये क्या होता है, ये रिमेडियल टीचिंग होता है। अब समझ में आया कि ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है और रिमेडियल टीचिंग क्या होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ठीक है, देखिए अब तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं इवोल्यूशन की। ठीक है, एवोल्यूशन, अभी आपने क्या पढ़ा था, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि एवोल्यूशन आपका पुराना सिस्टम हो गया, असेसमेंट आपका नया सिस्टम हो गया। एवोल्यूशन में देखिए एक बार पुराने वाले को देख लेते हैं कि इसको क्यों हटाया गया। देखिए, किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुणों दोषों का विवेचन करके, ठीक है, उनके संबंध में सही निर्णय लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ क्या हुआ, मूल्यों का अंकन। ठीक है, यहाँ देखिए किसी विषय या वस्तु आदि के गुण दोष का, इसको तो आपका किताबी लैंग्वेज हो गया, इसको समझते हैं। देखिए आपने डिबेट देखा है, देखिए एक आपका पक्षी होता है, एक आपका विपक्ष होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक शहरीकरण पर एक डिबेट रखा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि शहरीकरण होना अब ज़रूरी है क्योंकि आपका विज्ञान आगे बढ़ रहा है। कुछ इसके विपक्ष में कह रहे हैं कि नहीं, शहरीकरण होने से आपका पेड़ कट रहे हैं, गांव ख़त्म हो रहे हैं, शहर का निर्माण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डिबेट हो रहा है, तो जो बैठ कर ये सब देख रहा है डिबेट, वो क्या करेगा, वो इनका मूल्यांकन करेगा, देखेगा कि किस पक्ष, कौन सा पक्ष के सही निर्णय, देखिए अपना विवेचन करेगा, विवेचन करके संबंध में सही निर्णय करेगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोला था, मूल्यांकन। अब इसमें मान लेते हैं कोई एक ही पक्ष जीतेगा, एक पक्ष तो गया काम से, तो यानी कि ये असेसमेंट अच्छा नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें मूल्यांकन नहीं हो रहा था, एक पक्ष रह ही जा रहा था, उसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इसको क्या किया गया, इसको रोक दिया गया और इसकी जगह पर क्या आया, आपका असेसमेंट आया। असेसमेंट में आपका क्या आ गया, असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट आया। इसके बाद ये 4 आया, असेसमेंट फॉर लर्निंग आया, असेसमेंट एज लर्निंग आया, असेसमेंट इन लर्निंग आया। देखिए कभी भी आपको ऑफ दिखे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग निगेटिव है, समेटिव असेसमेंट निगेटिव है। मैंने आपको टैग वर्ड का वीडियो पहले ही बता दिया है, उसमें सब कुछ कि आपके निगेटिव पॉजिटिव वर्ड कौन है। वैसे मैं पढ़ाते जाऊँगी, जो भी निगेटिव हुआ मैं वहाँ पर लगा दूँगी कि आपका निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो देखिए ये समझ में आया। यहाँ पर पूछता है कि इवोल्यूशन आपका गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होता है। इसको समझेंगे कि इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन आपका गुणात्मक कैसे और मात्रात्मक कैसे। देखिए मान लेते हैं हम किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन करना है, हमें किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन करना है, तो देखिए उसमें जैसे कि सपोज करिए, जैसे स्कूल में बच्चा क्या करता है, सरस्वती पूजा रखता है। ठीक है, कार्यक्रम एक रख रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि कार्यक्रम या आपका उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कैसा होता है, गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, तो देखिए स्कूल में बच्चा ने एक कार्यक्रम रखा, अब इसका मूल्यांकन हो रहा है। ये गुणात्मक कैसे है, गुणात्मक यानी कि क्वालिटी क्या है, हम देखेंगे उसको क्या करेंगे, बिल्कुल अंदर तक जाकर देखेंगे उसको कि इसमें उसका पूरी तरह से जांच करेंगे, उसकी क्वालिटी की जांच करेंगे, जो ये कार्यक्रम हुआ है उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी गहनता से जांच करेंगे। ठीक है, क्वालिटी की जांच करेंगे। और क्वांटिटी यानी कि मात्रात्मक कैसे है, तो हम जानेंगे
कि इस कार्यक्रम में कितने पैसे लगे, कितने लोग आए, क्या क्या लगा, कौन कौन चीज़ें कितने में आई। तो यानी कि क्वांटिटी यानी कि एक आंकड़ों का आकलन करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसकी गहनता से जांच करेंगे इस सरस्वती पूजा की कि इस कार्यक्रम में ऐसा क्या क्या था, सबकी गहनता से जाँच करेंगे। तो गहनता से जाँच करना ये गुणात्मक हो गया, क्वालिटी हो गया। और आंकड़ों में जाँच करना कि कौन ने कितना पैसा दिया, कहाँ कौन सा पैसा यूज हुआ, कितने लोग आए थे, क्या क्या बनाए गए। तो ये जो आंकड़ा है ये आपका मात्रात्मक हो जाएगा। अभी समझ में आएगा कि कार्यक्रम अगर कोई करवाता है सपोज कि, तो उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो गुणात्मक मूल्यांकन भी होता है और मात्रात्मक तरीके से भी उसका मूल्यांकन होता है। यहाँ समझ में आ गया कि कार्यक्रम का गुणात्मक तरीके से भी मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी गहनता का जांच करके, उसकी क्वालिटी की जांच करके। और कार्यक्रम को मात्रात्मक रूप से भी हम मूल्यांकन करेंगे। मात्रात्मक मतलब कि उसमें उसके आंकड़ों की कि कितने लोग आए थे, कितने पैसे लगे, कितने बच्चे हैं, क्या क्या दिया गया, इन सभी क्या हो गया, ये सभी मात्रा में हो गया, मात्रात्मक रूप से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन जो पहले था, अब हम इसको क्या करें, असेसमेंट। यानी कि कह सकते हैं कि असेसमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है वैधता यानी कि वैलिडिटी। वैलिडिटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, जो वास्तव में उसी बात का प्रशिक्षण करे जिसके बारे में जानना चाहता है। ठीक है, वैलिडिटी क्या होती है, समझिए कि मैं आपको अपने ऊपर दे रही हूँ एग्जाम्पल। जो मैं आपको सीटेट के क्लास दे रही हूँ, अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, क्या ये सीटेट में आएगा, क्या ये सीटेट के लिए वैलिड है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या ये सीटेट के लिए वैलिड है। तो आपको इसका क्या करना है, जांच करना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने जो पढ़ाया आप जाकर प्रीवियस ईयर से मिलाएंगे, क्या इससे क्वेश्चन आए हैं, क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उससे, आप जाकर उसका क्या करेंगे, देखेंगे। इसके बाद आप कहेंगे कि हाँ इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप कहेंगे कि जो आप पढ़ा रही हैं वो वैलिड है। यानी कि जो आज का क्लास चल रहा है ये सीटेट के लिए वैलिड है। ये क्या है, मतलब वैधता है। हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में आया है, आगे इससे आएंगे, यानी कि ये एक वैलिड क्लास है सीटेट के लिए। यही होता है, यानी कि जो वास्तव में उसी बात का प्रशिक्षण करे जिसके बारे में जानना चाहता है। आप जानना चाहते हैं कि जो ये क्लास आप दे रही हैं क्या ये मेरे लिए वैलिड है, तो आप जाकर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप कहेंगे कि हाँ ये क्लास आपके वैलिड है सीटेट के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखिए ये बात कर रहे हैं विश्वसनीयता यानी कि रिलेबिलिटी। देखिए विश्वसनीयता की बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में विभिन्न मूल्यांकन। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन कैसा होता है, मूल्यांकन आपके विभिन्न या एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, प्रशिक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा। देखिए इसको छोड़ते हैं, देखिए यहाँ समझते हैं विश्वसनीयता की बात क्या करें। देखिए कोई भी प्रश्न हो, कोई एक प्रश्न है, उस पर हमें विश्वास है कि कुछ भी हो जाए इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर आप किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, विभिन्न परिस्थितियों या कोई एक परिस्थिति हो, हमें मालूम है कि इसका उत्तर यही होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि सूर्य को लेते हैं, जैसे कि आपका सूर्य है, ठीक है, आपको हमेशा मालूम है कि सूर्य आपका पूरब में है, पूरब से ही उगता है, सूर्य आपका पूरब से हमेशा उगता है। अब आपका पृथ्वी पर भूकंप आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको विश्वास है, कोई कुछ भी कह दे कि नहीं सूर्य आपका पश्चिम से उगता है, तो आपको विश्वास है कि नहीं, तुम कुछ भी कहो, हमको पूर्णतः विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि सूर्य पूरब से उगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये विश्वसनीयता होता है। या आपका मूल्यांकन भी क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, आपका पूरी तरह से उस पर भरोसा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में उसका उत्तर एक ही होगा। यहाँ पर देखना, किसी भी परिस्थिति में एक ही प्रकार का होगा, यानी कि विश्वसनीय है कि सूर्य आपका पूरब से निकलता है। दुनिया कुछ कोई भी कहे, इधर से उधर हो जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, मेरा एकदम पूर्णतः विश्वास है कि सूर्य पूरब से मतलब निकलता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका विश्वसनीयता हुआ। ठीक है, यहाँ पर वैलिडिटी की आप समझ गए कि वैलिड होना चाहिए, जो हम जानना चाहते हैं क्या वही चीज़ है। तो आपको मालूम चले कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो चीज़ आया है, वो चीज़ आएगा, ये वैलिड है। ठीक है, सीटेट के लिए ये क्लास मेरा वैलिड है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर बात करते हैं व्यवहारिकता की। ठीक है, प्रैक्टिकली बात करते हैं। देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक और कुशल होना चाहिए। देखिए इसको देखें, मूल्यांकन की, जब आप मूल्यांकन करा रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका मूल्यांकन हुआ, आपका आकलन हो गया, तो मान लेते हैं आपका सीटेट का रिजल्ट आया, उस समय आपका आकलन हुआ, कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ बच्चे फेल हो गए। तो आकलन हुआ कि क्यों बच्चे फेल हो गए, क्या उसमें क्या आती, देखिए तो वहाँ पर होगा कि नहीं, ये आकलन आपका प्रैक्टिकली हुआ है, क्योंकि जो आकलन हुआ सीटेट का एग्ज़ाम लेकर, ये प्रैक्टिकली हुआ है, सबको दिख रहा है कि इसमें आपका जो लागत है,
लागत मतलब आपका पैसा सेम लगा है सबका। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे तेज़ हैं उनका कम लगा है, जो बच्चे कमज़ोर है उनका ज़्यादा पैसा लग गया, या बच्चे जो तेज़ है उनका ज़्यादा पैसा लग गया, जो कमज़ोर है उनका कम पैसा लगा। ऐसा तो नहीं है, सबका पैसा सेम लगा है, ठीक है। इसके बाद समय की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा मेरा फेवरेट है तो उसको हम 4.5 घंटा दे दे रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसा नहीं है। सबका समय क्या होता है, सेम है, 2.5 घंटा, यानी कि समय भी बिल्कुल सेम था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक और कुशल होना चाहिए। प्रयोग सरलता की बात करें तो जो वहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया सबको क्या है, वास्तविक रूप से था, मतलब सबके सामने था। ऐसा भी है कि सबके सामने है, सबका पैसा एक लगा, समय भी सबको एक मिला, यानी कि यह मूल्यांकन क्या था, प्रैक्टिकली था। आप इसमें कुछ नहीं कह सकते कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, यानी कि सबके सामने हुए, ये प्रैक्टिकली तौर पर आपका मूल्यांकन हुआ है। आपकी अब गलती है कि आप क्यों फेल हो गए और कुछ बच्चे क्यों पास हो गए, ठीक है। तो यानी कि आपका मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, आपका असेसमेंट कैसा हुआ, प्रैक्टिकली हुआ, व्यवहारिकता हुआ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ, सबका लागत सेम था, सबका पैसा सेम था, वास्तविक तौर पर ये मूल्यांकन हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वास्तविकता और सॉरी वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं तो एक उत्तर और इसमें क्या होता है, प्रशिक्षक का प्रभाव ना हो। देखिए इसको हम समझते हैं स्कूल लाइफ से। देखिए स्कूल में क्या होता था कि जो बच्चे टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते थे वो टीचर क्या करते थे, उन बच्चों को ज़्यादा मार्क्स देता था, ठीक है। क्योंकि पहले के जो क्वेश्चन थे जैसे सब्जेक्टिव होते थे, मान लेते 5 नंबर के क्वेश्चन आए, बच्चों ने इतना उत्तर लिखा, सभी बच्चों ने समझे कि किसी ने इतना उत्तर लिखा, किसी ने इतना लिखा, किसी ने इतना भर दिया। तो जो यहाँ पर तो आपका इस तरह से मूल्यांकन टीचर कैसे नंबर देते, जो मेरे पास लड़का पढ़ रहा है हम उसको ज़्यादा मार्क्स दे देते थे, क्योंकि उसमें थोड़ी नहीं था इतना उत्तर लिख दिया, चलो 5 में 4 दे दिए, 5 में 5 दे दिए, ठीक है। जो मेरे पास लड़का नहीं पढ़ता था वो इतना लिखा है, उसको फिर भी हम 5 में 3 दे दिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें टीचर का प्रभाव हो गया था, किसी बच्चे को ज़्यादा नंबर दे देता था, जो मेरे पास पढ़ता था उसको ज़्यादा नंबर मिल जाता था। तो उसी वजह से अब क्या हुआ कि अब आपका आकलन कैसा होगा, आपका मूल्यांकन किस आधार पर होगा, तो वस्तुनिष्ठता के आधार पर होगा, यानी कि एक प्रश्न का सिर्फ एक उत्तर होगा। अगर आपने टिक मार्क वाला है, समझिए कि मान लो टिक मार्क वाला है, तो बच्चे ने अगर टिक किया सही पर तो उसे किसी भी हालत में 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर बच्चे ने गलत रॉन्ग किया है तो उसका किसी भी हालत में 1 नंबर उसको नहीं मिलेगा। ये आपको वस्तुनिष्ठता हो गई। इसमें टीचर का कोई प्रभाव नहीं है कि कोई वस्तुनिष्ठता है, इसमें टीचर का कोई प्रभाव नहीं है कि मान लेते हैं उनके पास जो लड़का पढ़ा है इतना में लिखा है तो इसको इतना नंबर दे। अब तो ऐसा नहीं है, अब क्या है कि तुमने गलत लिखा है तो भाई तुमको 1 नंबर कट जाएगा, तुमने सही टिक किया है तो तुमको 1 नंबर मिलेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठता में टीचर का जो होता है, प्रशिक्षक का प्रभाव ना हो। जो एग्ज़ाम ले रहा है उसका कोई अब इससे मतलब नहीं है, तुमने लिखा सही मारा सही होगा, गलत किया गलत होगा। ना तो कोई नंबर तुम्हारा काट सकता है, ना तुमको कोई नंबर इसमें बढ़ा सकता है कि चलो 5 नंबर का है तो 3 नंबर दे दें, 4 नंबर दे दें, इसमें ऐसा नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर कट गया, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको 1 में पूरे 1 मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें अब टीचर का, प्रशिक्षक का, एग्ज़ाम लेने वाला का कोई क्या है प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है। तो यही होता है कि आपका मूल्यांकन, आपका असेसमेंट कैसा होना चाहिए, आपका असेसमेंट होना चाहिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई बाहरी लोगों का प्रभाव ना हो। यहाँ पर बात करते हैं व्यापकता की, बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सारे गुणों का मापन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरे व्यापक तौर पर बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, उसके सभी गुणों को मतलब यहाँ पर उसके सभी गुणों को मापना है। जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा है, अगर मैथ का एग्ज़ाम दे रहा है तो मैथ में 100 में उसके 0 आ गए, तो आप क्या कहेंगे, एकदम नकारा है, पढ़ने लिखने इसको नहीं आता, एकदम फेलियर है, ये आगे नहीं करेगा कुछ भी। आपने सिर्फ उसके मार्क्स के आधार पर उसका आपने असेसमेंट कर लिया, तो ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि बच्चे के सारे उसके जो गुण हैं सभी ऑलराउंडर, उसके सभी चीज़ों में उसको देखना है कि ठीक है चलो मान लेते हैं बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है, तो क्या वो खेलने में तेज़ नहीं है, क्या वो डांस करने में तेज़ नहीं है, क्या वो योगा करने में तेज़ नहीं है, क्या वो चित्र बनाने में तेज़ नहीं है। यानी कि उसके हर एस्पेक्ट को देखेंगे कि बच्चा सिर्फ पढ़ने में डल है या फिर और चीज़ों में वो तेज़ है। इस आधार पर हमें क्या करना है, बच्चों का मूल्यांकन करना है, बच्चों का आकलन करना है, असेसमेंट करना है व्यापकता के आधार पर, मतलब पूरे व्यापक रूप से करना है। उसके सभी एस्पेक्ट को देखना है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई मतलब एक एस्पेक्ट का, मतलब उसके एक गुण पर हमें उसका आकलन नहीं कर देना है किसी बच्चे का। क्योंकि कोई बच्चा होता है कि चलो ठीक है पढ़ने में मतलब ठीक नहीं है, लेकिन वो बाकी एक्टिविटी में बहुत तेज़ है, ठीक है। तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि नकारा है, एकदम ख़त्म बच्चा है, इसको कुछ नहीं आ रहा है, इस तरह से आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज यही बातें थी। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, इवैल्यूएशन को हटाकर अब क्या कर दिया गया, असेसमेंट कर दिया गया। असेसमेंट यानी मूल्यांकन की देखिए
यहाँ पर बात करते हैं एवोल्यूशन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अभी जो आकलन हम कह रहे हैं उसकी विशेषताएं, वैलिडिटी होना चाहिए, जिस बात का आप प्रशिक्षण करना चाहते हैं वही होना चाहिए। विश्वसनीयता होना चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए जो आपने आकलन किया। व्यवहारिकता होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, सबको बराबर समय और सबको बराबर लागत होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता की बात करें तो यहाँ पर है कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होना चाहिए, इसमें बाहरी लोगों का कोई प्रभाव ना, प्रशिक्षक का कोई प्रभाव ना हो, ठीक है, ताकि बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो। इसके बाद है व्यापकता, हम किसी एक बच्चे को किसी एक ही मतलब एक ही गुण के आधार पर उसका हम मापन नहीं कर सकते, उसको हम आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। हमें उसके सारे गुणों को देखना है कि बच्चा किस में तेज है, ठीक है। तो बच्चे को सिर्फ एक गुण पर उसका आकलन नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपने समझ लिया डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बच्चे की कमियों को पता लगाया जाता है और रेमेडियल में उस कमी का उपचार किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि इसे क्या कहते हैं, विद्यालय आधारित आकलन। अगर आकलन की बात की जाए तो सबसे अच्छा आकलन कहाँ होता है, स्कूल में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे को इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है, ठीक है। सपोज करिए कि कोई बच्चा अगर मैथ में कमज़ोर है, स्कूल में अगर कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो वहाँ पर टीचर क्या करेगा, मैथ पढ़ाएगा, इसके साथ साथ उस बच्चे को कमज़ोरी का पता लगा कि बच्चा कहाँ कमज़ोर है, क्यों बार बार फेल हो जा रहा है, तो इस वजह का कारण का मतलब इसका कारण भी उसको मालूम चल जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उस बच्चे को रिमेडियल टीचिंग दी जाएगी, यानी कि बच्चा क्या हो गया उस विषय में ठीक होता जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि देखा जाए कि बच्चे का निर्माण कहाँ ही होता है, स्कूल से ही होता है। अगर उसका स्कूल में मैथ ठीक नहीं है तो आगे वो जैसे कि 10th पास किया, 12th में गया तो उसका मैथ कभी ठीक नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि अगर शुरू से ही बच्चे का असेसमेंट सही रहा तो बच्चे का मैथ बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। टीचर क्या करता है, बच्चों की क्षमताओं को बेहतर बनाता है, उनको कहाँ दिक्कत आ रहा है, उनको कहाँ प्रॉब्लम है, उसको वो सॉल्व करता है, ठीक है, स्कूल में ही करता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर स्कूल में टीचर ने आपका काफ़ी अच्छे से असेसमेंट किया, काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो अब अभी जैसे कि सीटेट का एग्जाम है, अभी आपको साइंस एनसीईआरटी पढ़ना है, सोशल साइंस एनसीईआरटी पढ़ना है, तो इसमें क्या है कि यह सब किस में पढ़ा है, 6 से 8 क्लास का पूछ रहा है, 6 से 9th क्लास का पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर शुरू से ही टीचर ने प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया, असेसमेंट किया, कहाँ उसको दिक्कत है साइंस में, कहाँ उसको प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं समझ पा रहा है, ये शुरू से टीचर ने ध्यान दिया तो बच्चे का साइंस उसी समय अच्छा हो जाएगा और फिर अभी उसका काफ़ी अच्छे से यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो यही बात है कि देखिए स्कूल में असेसमेंट अच्छा होता है। यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल आर बेटर, यानी कि स्कूल बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, इसमें मोर पावर मिलता है किसको, टीचर को, समझाने का, सब कुछ करने का। यहाँ पर स्कूल में ज़्यादा फोकस होगा किस पर, आपकी लर्निंग पर, ठीक है। स्कूल में फोकस किस पे होगा, आपकी लर्निंग पर, सीखने सिखाने पर, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत है आप हमको बताइए, फिर इसके बाद हम आपको कहाँ दिक्कत है आप हमको बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, स्कूल में सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होता है, लर्निंग पर, ठीक है, सिखाया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप कोचिंग की बात करते हैं तो देखते हैं बहुत बड़े बड़े कोचिंग होते हैं, वहाँ पर टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, आपको आपने क्या सीखा, आपने उस क्लास में आए थे या नहीं आए थे, आपने नोट किया या नहीं नोट किया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोचिंग में अच्छे से असेसमेंट नहीं होगा क्योंकि टीचर किसी को ध्यान नहीं देता, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, उसको नहीं, उसको बस फीस से मतलब रहता है, ठीक है, कि हमको हर महीने फीस आ जानी चाहिए। लेकिन वही बात करते हैं स्कूल की, तो वहाँ पर हर महीने मंथली टेस्ट होगा, आपका क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, बच्चा कहाँ कमजोर है उस पर ध्यान दिया जाएगा, बच्चा क्यों असफल हो रहा है इस पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि इस पर सभी तरह से बच्चों का आकलन किया जाता है और उसको एक आदर्श बालक बनाया जाता है, सब विषय में ठीक ठाक रहे, पढ़ाई भी उसका ठीक रहे, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्कूल में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है किस पर, लर्निंग पर, ठीक है, पढ़ाने पर। इसके बाद कह रहा है कि लर्निंग प्रोसेस में डायग्नोसिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा डायग्नोसिस क्या है, निदान, यानी कि बच्चों का क्या है, डायग्नोसिस यानी कि बच्चों की जो कमियां हैं, जो दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से फेल हो रहा है, उसमें क्या कठिनाई आ रही है, क्यों असफल हो रहा है, वो आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छे से होता है, स्कूल में होता है। आप अगर आप देखेंगे कोचिंग लेवल में तो कभी होता है, नहीं होता है। तुम पढ़े, तुम नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए, तुम लेट क्यों आए, तुमने, यही सब होता है, उसमें कोई मतलब नहीं है टीचर का। इतना बड़ा टीचर का एक हॉल होता है पढ़ाने वाला, उसमें देखेंगे टीचर आया, बोर्ड पे पढ़ाया, बच्चे ने नोट किया नहीं किया, समझा नहीं समझा, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वहीं स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो लर्निंग प्रोसेस होता है, पढ़ाने या सीखने सिखाने का जो तौर तरीका होता है, उसमें डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चे की कमियों को देखा जाता है,
डायग्नोसिस बहुत अच्छे से होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कमियों को पहचान पाएंगे फिर इसके बाद टीचर क्या करेंगे, रिमेडियल टीचिंग देंगे। ठीक है, बच्चों की कमियों को पहचानो, इसके बाद उसको रिमेडियल टीचिंग दो। ठीक है, और इस साथ ही साथ देखिए टीचर के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। एक बार अच्छा से समझते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, विद्यालय आधारित आकलन क्या है। तो आपके सभी जगह के असेसमेंट में सबसे अच्छा असेसमेंट स्कूल बेस होता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे का सर्वांगीण विकास होना शुरू होता है। कहाँ उसको दिक्कत है, क्या कमी है, उसकी सबकी पहचान की जाएगी, सबका सॉल्यूशन किया जाएगा और बच्चा धीरे धीरे सीखते रहेगा, आगे सीखते रहेगा, काफ़ी अच्छा से सीखते रहेगा। ठीक है, तो असेसमेंट स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। क्या किया जाता है इसमें, बच्चे को बेहतर बनाया जाता है ताकि वो अभी जो उसको पढ़ाया जा रहा है ना, अभी वो चीज़ें जो सीख रहा है, उसको जो समझाया जा रहा है, वो फ्यूचर में यूज करें। जैसे कि आप लोग अभी यूज कर रहे होंगे, जो आपने 6 से 8 या 9 तक के जो साइंस पढ़े हैं, सोशल साइंस पढ़े हैं, उनके लिए अभी एग्ज़ाम बहुत आसान होगा, क्योंकि वो चीज़ें वो सीख चुके हैं, उनको सिखाया जा रहा है, उनको अभी तक उसका फ्यूचर में उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात यहीं पर कह रहा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट बहुत अच्छा होता है, बच्चे का निर्माण शुरू से ही होना तय है। ठीक है, इसके बाद करते हैं, देखिए रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट, ये आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपके ऑप्शन में रूब्रिक्स दिखे तो ये समझ लीजिएगा ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन को सही बनाता है। देखिए रूब्रिक्स क्या है, रूब्रिक्स जरूरी है। ये क्या करता है, असेसमेंट को फेयरनेस बनाने का काम करता है। फेयरनेस मतलब साफ सुथरा, आपने जो आकलन किया वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो। ऐसा नहीं है कि आकलन कर दिए उसमें गिजमिज है, किसी को कुछ मार्क्स दिए, किसी को कहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं। यह फेयरनेस है, यानी कि आकलन को आपके साफ सुथरा बनाता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आपकी अभी आपका लैंग्वेज का क्लास है। ठीक है, आप बच्चों को ऐसे दिए हैं, सभी बच्चों को ऐसे लिखने के लिए, तो आप ऐसे दे दिए। अब आप रूब्रिक्स बनाएंगे कि हम बच्चों का असेसमेंट किस आधार पर करेंगे कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपने रूब्रिक्स बनाया। ये मैंने ऐसे का रूब्रिक्स बनाया है क्योंकि ये लैंग्वेज का है, लैंग्वेज पेपर है, और मैंने बच्चों को ऐसे लिखने के लिए दिया, तो मैंने एक रूब्रिक्स तैयार किया। देखिए सभी विषयों का रूब्रिक्स अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे का तैयार किया। देखिए जो बच्चा ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखेगा उसको हम 2 नंबर देंगे। ठीक है, जो बच्चा जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर अगर 5 पॉइंट लिख रहा है, एक में डिफिनीशन लिख रहा है, फिर दूसरा आपका एग्जाम्पल दे रहा है, तीसरा दे रहा है उस पॉइंट को समझा रहा है, अच्छा से अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, उस टॉपिक को समझा रहा है, तो इसमें हम उसको बच्चे को 4 नंबर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम बच्चे को 2 नंबर दे रहे हैं डिफिनीशन में। ठीक है, यहाँ पर सॉरी इंट्रोडक्शन में, तो 4 2 6 हो गया। बच्चे ने कहाँ पर ग्रामर सही लिखा है, कहाँ पर उसके ग्रामर मतलब मिस्टेक कहाँ ज़्यादा किया, कहाँ उसकी अशुद्धियाँ है। अगर अशुद्धियाँ है नहीं है तो उसमें हम बच्चे को क्या करेंगे, उसके ग्रामर चेक करेंगे। उसमें अगर बच्चे ने सही सा लिया है तो उसमें हम 2 नंबर देंगे। फिर उसके बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है तो उसके आधार पर भी हम उसको क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। यानी कि हम ऐसे कितने नंबर का कर रहे हैं, ऐसे आपका 10 नंबर का है, यानी कि हम लैंग्वेज के क्लास में बच्चों को ऐसे लिखने के दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें बच्चों का असेसमेंट करना है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आएगी, क्या कमी है, क्या कैसे उसको देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसे रूब्रिक्स तैयार करेंगे। हम बनाएंगे कि अगर जो बच्चा इंट्रोडक्शन लिखेगा उसको हम 2 मार्क्स देंगे। जो हमने टॉपिक दिया उस टॉपिक पर जो बच्चा उस टॉपिक का डिफिनीशन लिखेगा, उसका एग्जाम्पल लिखेगा, 6 पॉइंट लिखेगा उसको समझाने के लिए, उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करेगा, तो उसको हम 4 नंबर देंगे। ठीक है, इसके बाद है कि जो हम ग्रामर चेक करेंगे कि बच्चे ने ग्रामर कहीं अशुद्धियाँ लिखी है, अगर अशुद्धि नहीं है तो उसमें हम 2 नंबर देंगे। इसके बाद बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है उस पर भी हम 2 नंबर देंगे। इस तरह हम चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे बच्चों का। जो बच्चे का इंट्रोडक्शन नहीं लिखने आ रहा है उसको हम बताएंगे कैसे इंट्रोडक्शन लिखेगा। जो बच्चा पॉइंट नहीं लिख रहा है, डिफिनेशन नहीं दे पा रहा है, एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, उसको हम बताएंगे। तो इसमें बच्चे की कमजोरी और उसके सफलता असफलता का पता चलेगा। तो यही है आपका रूब्रिक्स तैयार करना, और हर विषय का रूब्रिक्स अलग अलग होता है। ठीक है, मैंने सिर्फ लैंग्वेज का रूब्रिक्स लिया है। तो देखिए यही रूब्रिक्स है, और ये असेसमेंट को क्या कर रहा है, आकलन को क्या कर रहा है, ये फेयरनेस बना रहा है, साफ सुथरा बना रहा है कि बच्चे को जहाँ कमी होगी, इसमें जो बच्चा नहीं कर पा रहा होगा हम उसको बताएंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा रूब्रिक्स क्या है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही टैगवर्ड के वीडियो दे दिए हैं हमारे चैनल पर। सीटेट प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें पहला वीडियो आपके टैगवर्ड का, जितने भी टैगवर्ड है मैंने उसमें बता रखा है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दिखे वो ऑप्शन आपका गलत होगा। ये क्या है, ये निगेटिव टैगवर्ड है। और जहाँ भी आपको नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दिखे वो आपका पॉजिटिव टैग होगा, और ये आपके ऑप्शन को सही करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्यों। देखिए कहीं आपको मानकीकृत पाठचर्या दिख गया, कहीं आपको मानकीकृत सिलेबस दिख गया, कहीं आपको मानकीकृत टेस्ट दिख गया,
किसी भी वर्ड में अगर मानकीकृत लगा है ना, सिर्फ मानकीकृत, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, अप्लाई करिएगा, ठीक है। और ये कहीं भी आप ऑप्शन में आपको रूब्रिक्स दिखे तो ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए मानकीकृत होता क्या है, हम इसे क्यों गलत करते हैं, तो देखिए ये है लार्ज पॉपुलेशन पर एक जैसा एग्जाम होता है। देखिए ये जो टेस्ट होता है ना, ये लार्ज पॉपुलेशन होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं और सभी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं सीटेट होगा, केवीएस होगा, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट हुआ, यानी कि सबका क्वेश्चन एक होगा और बहुत सारे बच्चे इसमें लाखों लाखों बच्चे भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में लार्ज पॉपुलेशन पर होता है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको देखा जाता है पैमाना देखा जाता है कि किसका कट ऑफ हाईएस्ट गया। अगर जो बच्चे कट ऑफ में हाईएस्ट है उसी को चुना जाता है। तो जो बच्चे मान लेते हैं कट ऑफ में हाईएस्ट है, उसके पॉइंट से बच्चे छट रहे हैं, तो मान लेते हैं क्या पॉइंट से जो बच्चे छट रहे हैं वो कमज़ोर बच्चे हैं, नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को पूछने वाला ही कोई नहीं है कि तुम क्यों छटे हो, क्या वजह, इसे कोई मतलब नहीं है, बस एक पैमाना है, पास किए तो ठीक, नहीं तो फिर आप सब आपका तो गया ही। तो ये क्या है, ये मानकीकृत है, ये लार्ज पॉपुलेशन पर होता है और बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि सीटेट हुआ, केबीएस हुआ, एसएससी, हमने एग्जांपल दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर किया जाता है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ हो, बस मेरा जो काम है कितना इसमें तुम्हारा कट ऑफ रहेगा तो तुमने पास हुआ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन कौन बनाता है, एक्सपर्ट। इसके लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट पैनल आते हैं कि बड़े बड़े स्तर के टीचर आते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो अपने अनुसार बनाते हैं, उस लेवल के अनुसार बनाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कहाँ से पढ़ा, आप कहाँ से इसकी तैयारी करें, इससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है। देखिए अगर हम एक शॉर्ट तरीके से मैंने लिख दिया है कि लार्ज पॉपुलेशन पर एक सिंगल टेस्ट ही क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। लार्ज पॉपुलेशन पर बहुत सारे बच्चों के बीच में चुपचाप एक टेस्ट ले लो, जो उस टेस्ट को पास किया वो बच्चा ठीक ठाक है, जो उसको फेल किया वो तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यही होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसमें आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम फेल हो तो क्यों फेल हो, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक बच्चे को चूज करने का तरीका है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये आपको कहीं भी ऑप्शन में दिखे तो ऑप्शन को आंख बूंद करके गलत काट दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होगा, गैर मानकीकृत। देखिए ये टेस्ट क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर बच्चों का छोटा सा समूह में टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि आपका हुआ क्लास टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखिए इसमें फोकस किया गया है इंडिविजुअल डिफरेंस पर। इंडिविजुअल डिफरेंस पर फोकस किया गया है, कौन बच्चे का नंबर कम है, किसका ज़्यादा है, कौन बच्चे कहाँ कमज़ोर है, कौन किसको कहाँ कठिनाई आ रही है, क्यों आपका नंबर कम आया, इन सब को देखा जाता है। अगर किसी बच्चे का 100 में 0 नंबर आएगा तो उसको बुलाया जाता है कि क्यों आया तुम्हारा नंबर कम, कहाँ दिक्कत है तुमको, क्या प्रॉब्लम है बताओ। फिर उसका सोल्यूशन क्या आता है, अलग से क्लास चलता है, उसका रिमीडियल टीचिंग दी जाती है उसको। तो यहाँ पर उसको ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर आप फेल हो गए तो आपको बाहर से क्लास लेने को बुलाएगा, क्या तुम फेल क्यों हो गए, नहीं। तो इसलिए ये टेस्ट आपका गलत है। लेकिन ये जो टेस्ट है यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये जो आपका टेस्ट बनाता है, आपके स्कूल के टीचर ही इस टेस्ट को खुद डिज़ाइन करते हैं कि बच्चे को हमने कितना पढ़ा है, बच्चे ने कितना पढ़ा है, उसके अनुसार हम टेस्ट लेंगे। अगर हमने जितना पढ़ा है उसमें वो बच्चा और नहीं कर पा रहा है तो हमें उसे रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है। इसलिए ये जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है ये सही है। और अगर आपके ऑप्शन में नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दे तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन अगर कहीं स्टैंडर्डाइज दे दे तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। इसको देखते ही गलत काट दीजिएगा, चाहे इसके साथ मानकीकृत कुछ भी लगा रहे, मानकीकृत टेस्ट हो, मानकीकृत परीक्षा हो, मानकीकृत सिलेबस हो, कुछ भी हो, मानकीकृत हो, तो वो गलत होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए अभी आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का एक और टॉपिक बच गया है, जिसमें एनाकोडल रिकॉर्ड आएगा और आपका पोर्टफोलियो आएगा, ठीक है। ये 2 बच गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में मैसेज करिएगा, जो भी प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।